हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रेजिस्टेंस और उसका यूज पढ़ा था कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो रो एल बाई ए में एल रियलिटी में क्या होता है और ए क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो आज हम पढ़ते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो इफेक्ट ऑफ temperature on resistance and resistivity। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तो इससे पहले कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में जाना, तो हम पहले उन फॉर्मूले को लेकर आते हैं कि जो पहले फॉर्मूले पढ़े थे हमने। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, आपको याद हो, हमने रिलेशन पढ़ा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, I इज द करंट, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इज द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I, चलो I स्क्वायर कर लिए करंट। ठीक है, तो अब यहां से हमने क्या निकाला था, हमने यहां से BD की वैल्यू लिखी एक, तो BD की वैल्यू क्या लिखी थी, E टाउ बाई M। ठीक है, तो यहां लिख लिया था हमने I इज इक्वल टू एन ई ए ई और टाउ बाय M। तो I इज इक्वल टू आया था हमारा एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय M। अच्छा, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको लिख सकते थे हम वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यानी ठीक है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो हमने ये लिखा था, तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी टाउ बाई एम एल। ठीक है, तो एक रिलेशन बनाया था हमने V को इधर V वर्सेस R का, तो V इज इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ एंड आई। इसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है, इसको बोलते थे हम रेजिस्टेंस, और इसको लिखते थे कि V इज इक्वल टू आर आई, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो R की वैल्यू यहां से जो आई थी वो आई थी हमारी ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, लिया हमने। अच्छा, अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था इसमें R का, आपको याद है। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, R का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, यानी एल ए को छोड़ लें तो यहां से जो रो की वैल्यू आएगी वो आएगी एम एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो यहां से हमने आर और रो की वैल्यू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ के टर्म्स में लिख ली, जिसकी हमें नीड पड़ेगी। तो हम इससे करेंगे, क्योंकि हम जो कल कर रहे थे वो होता था आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और आपको याद दिला दें कि रो होता है रेजिस्टिविटी और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये तो दोनों चीज याद रखनी है, ये L और A आपको करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में लेने हैं। ठीक है, केवल लेंथ ऑफ कंडक्टर या एरिया ऑफ कंडक्टर नहीं होते हैं। तो अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले हो गए R और रो के, तो इनको हम लिखते हैं और इन्हीं का यूज करके हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, एक तो लिख लीजिए आप, यहां से नोट कर लीजिए
R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर एंड ए टाउ, और रो का फॉर्मूला है एम एन ई स्क्वायर टाउ, और वो था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है जी, ये फॉर्मूले आ गए यहां तक। अब देखते हैं, अब आपको ये टर्म्स तो पता है ये होते क्या है। m क्या होता है, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और क्या है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एंड टाउ क्या है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये थे हमारे टर्म्स। ठीक है, आर है रेजिस्टेंस और ओ है रेजिस्टिविटी। तो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो पहले बात करते हैं हम कंडक्टर की। इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी, इन केस ऑफ कंडक्टर। तो इन केस ऑफ कंडक्टर देखिए, हम रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इन केस ऑफ कंडक्टर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, यानी आप T को इंक्रीज कर रहे हो, तो देखिए इस पे कौन से टर्म पर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। तो देखिए यहां हमें दो टर्म्स को चेक करना है। एक तो n पर जो n है वो भी इंक्रीज होंगे, भाई नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगे, भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो आपको पता है कि कोलिजन डिक्रीज होगा, कोलिजन डिक्रीज होगा। तो कोलिजन डिक्रीज होने से जो रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब कोलिजन बढ़े और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, आ रहा समझ। कोलिजन बढ़ेंगे, वाइब्रेशन होगा तो कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ने से जल्दी कोलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म्स इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ पर n और टाउ दोनों दो टर्म्स हमारे इफेक्टेड है। एक तो n है, तो n तो आप देखो इंक्रीज कर रहा है, और एक टाउ है जो डिक्रीज कर रहा है, और दोनों ही इनवर्सली है। अब एक टर्म इंक्रीज और एक टर्म डिक्रीज, अब कैसे, मतलब इनका क्या रोल होगा, समझ में आ रहा है भाई। दोनों ही देखो इनवर्सली है, और केस में एक टर्म तो बढ़ रहा है और एक टर्म घट रहा है। तो अब हमें यहाँ थोड़ा सा अपना कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही बहुत होते हैं। इन कंडक्टर जो n होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत होते हैं। ठीक है, मोर इन नंबर, ठीक है, पहले से ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो n टर्म्स है हम इसको इनसिग्निफिकेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही बहुत इलेक्ट्रॉन है, अगर थोड़े से बढ़ जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस टर्म को हम इनसिग्निफिकेंट बोल देते हैं। ठीक है, यानी इसकी कोई
मतलब इसका कोई रोल नहीं है। हाँ टाउ का रोल है, तो टाउ सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसका मतलब है टाउ डिक्रीज होगा। अगर टाउ डिक्रीज हुआ तो ये तो इनसिग्निफिकेंट कर दिया हमने, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो आर है वो भी इंक्रीज होगी। भाई ये टर्म डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज हो जाएगी, और रो भी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, भाई ये टर्म डिक्रीज होगा तो रो भी इंक्रीज होगी। तो आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर की, वो दोनों ही इंक्रीज होती है, ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म से इंक्रीज होती है। तो अगर ठीक है, तो यहाँ इसको हम इंक्रीज वाला ग्राफ बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। भाई टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था इन केस ऑफ कंडक्टर। क्लियर हो गया होगा आपको? चलो जी, अब ले लेते हैं हम सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर को ले लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर में देखिए, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर चलो जी सेट, तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमें पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होंगे। पहले कम होते हैं फिर बाद में बढ़ जाएंगे, यानी एन इंक्रीज होंगे, कोलिजन बढ़ेंगे, ठीक है, कोलिजन इंक्रीज होगा, तो टाउ जो है वो डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर भी देखो वही दो टर्म्स हैं कि T इंक्रीज करने पर एक टर्म्स जो N है वो इंक्रीज होगा और जो टाउ है वो डिक्रीज होगा। अब भी ये एक दूसरे का अपोजिट आ रहे हैं और दोनों ही इन्वर्सली हैं। यहाँ पर फिर हमें वही लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सा टर्म सिग्निफिकेंट है और कौन सा टर्म इनसिग्निफिकेंट है। अरे सर कौन सा टर्म सिग्निफिकेंट है और कौन सा इनसिग्निफिकेंट है। तो अब बात करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में तो आपको पता है कि पहले से ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर एन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, ज्यादा इनसिग्निफिकेंट रख दिया। लेकिन सेमीकंडक्टर में तो होती है, सेमीकंडक्टर में तो बॉन्ड टूटेंगे, सेमीकंडक्टर में जब बॉन्ड टूटेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इसका मतलब इस बार ये टर्म सिग्निफिकेंट है, और ये टर्म्स इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, इसको इनसिग्निफिकेंट मान लें। तो आप देखो अब एन इंक्रीज हो रहा है, यानी ये टर्म्स बढ़ रहा है। अगर ये टर्म्स बढ़ेगा तो आर डिक्रीज होगा, ये टर्म्स बढ़ेगा तो रो भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब वी कैन से इन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर आर डिक्रीज एंड रो आल्सो डिक्रीज। क्लियर है? तो इस केस में आर और रो दोनों ही डिक्रीज होंगी, ठीक है। तो याद रखना है सेमीकंडक्टर में ये केस हो गया। क्लियर है? कौन सा टर्म सिग्निफिकेंट है कौन सा इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये हमें मानना है जब ही हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि एक टर्म अगर इंक्रीज है एक टर्म डिक्रीज है तो पॉसिबल ही नहीं है, और दोनों ही इनवर्सली आ रहे हैं। तो हमसे फिर हम क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों में से एक को चॉइस करना पड़ेगा कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंट के हिसाब से हम खुद देखते हैं कि कंडक्टर में तो इस टर्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस है, और इन सेमीकंडक्टर में इस टर्म्स की इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। तो ये हो गए आपके कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की, मैं बोल रहा था कि कंडक्टर का अगर आपको कंडक्टर केस में आर वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आ रहा है कि आर भी इंक्रीज होगा ऐसे, और रो की बात करें तो रो भी
इंक्रीज होगी, ठीक है। ये कंडक्टर का केस है और सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज हो रहा है, तो फिर सिंपल सा मतलब है कि ये इस तरह से हो जाएगा, R वर्सेस T एंड रो वर्सेस T। क्लियर है? दिस इज कंडक्टर एंड दिस इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एक ले लेते हैं, इसमें एलॉय की बात कर लें, एलॉय भी होता है, ठीक है। तो कंडक्टर ग्राफ, ये सेमीकंडक्टर। अगर हम एलॉय ले लें, थर्ड केस ले लें, वैसे तो होता आते तो ये दो ही केस है, या तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर आएंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एलॉय की भी बात कर लें, ठीक है। तो एलॉय में क्या होता है, इन एलॉय केस, तो एलॉय में आपको पता है कि एलॉय में ना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, ना ही उनका टाइम बढ़ेगा, सिंपल सा मतलब है। तो एलॉय के केस में तो हम कह सकते हैं कि अगर आप T इंक्रीज करोगे तो ये लगभग मतलब चेंज होंगे, इंक्रीज होगा लेकिन बहुत नॉर्मली इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी देयर इज नो मोर इफेक्ट ऑन R एंड रो, ठीक है। पड़ेगा तो सही, स्मॉल इफेक्ट पड़ेगा, स्मॉल इफेक्ट, यानी ऐसा तो नहीं है बिल्कुल इफेक्ट ना पड़े, स्मॉल इफेक्ट पड़ेगा, और वो इंक्रीज ही होंगे क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, और हो सकता है कि टाउ डिक्रीज हो तो एन को तो इसमें मान लेंगे। तो बस थोड़ा सा टर्म्स हम कह सकते हैं कि अगर आप एलॉय के लिए बनाएंगे तो एलॉय में आप समझ जाइए कि थोड़ा सा बस इस तरह का ग्राफ इंक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत स्लोली सा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया, यानी बस स्मॉल इफेक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज में ही होगा। तो ये था एलॉय का केस। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टिविटी ऑन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, जो कि क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, अच्छा इसमें एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं उसमें, टेम्परेचर कोफिशिएंट का। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का इफेक्ट पड़ते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर का, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या होगा, T प्लस डेल्टा T, हमने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, या इसको लिख सकते हैं T प्लस dt, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आपका रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस, वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं dr, ठीक है, जो dr है वो भी मतलब ये जो हो जाएगा R नॉट प्लस dr, ठीक है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। तो ये लिख सकते हैं हम T, यानी T प्लस dt, इसको मान लीजिए, और जो R है इसको हम लिख सकते हैं R नॉट प्लस dr, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। चलो ये मान लिया, ये हमने केस। अब क्या करना है कि तो हम इनका एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि जो dr है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R नॉट पर, इनिशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जो dr है वो dt पर भी डिपेंड करेगा, भाई जितना जितना टेम्परेचर बढ़ते चले जाओगे ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब जो dr है वो प्रोपोर्शनल है R नॉट dt के, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन घटाएंगे, इक्वल टू लेकर आएंगे, और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा अल्फा, R नॉट dt। आगे समझ में, ये जो अल्फा है इससे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स होता है, ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, R फाइनल से R इनिशियल,
और क्या कर दोगे आप, टी फाइनल, टी इनिशियल से टी फाइनल, ठीक है। तो इसको हम dr का इंटीग्रेशन हो गया आपका r, लिमिट हो गई r फाइनल r इनिशियल, यानी r फाइनल और r इनिशियल, ठीक है। ये लिमिट सी देख लीजिए। अच्छा जी, ये हो गया इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट, और लिमिट हो गई डेल्टा टी टी, तो ये हो गया टी और टी में हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो हम इसे लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर अल्फा नॉट और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है जी। तो इसको हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, चेंज ऑफ टेम्परेचर। आर नॉट को उधर ले जाइए, तो आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, तो आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया, हमारे इक्वेशन बन गई कि आर फाइनल निकालना हो तो आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा हम बता चुके हैं, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये एक कांस्टेंट टर्म्स होता है जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये तो डिपेंड करता है कंडक्टर पर। तो अल्फा एक कांस्टेंट टर्म्स है, डेल्टा टी है चेंज ऑफ टेम्परेचर, आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर और आर नॉट है इनिशियल रेजिस्टेंस और दैट इज आर फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया हमारा। अब यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो हम इजीली अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से देखिए, यहां निकाल लीजिए, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं, आर नॉट माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू डेल्टा टी, ये आप चाहें तो यहां से निकाल लीजिए, आर नॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर नॉट प्लस आर अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। फिर हमें अल्फा डेल्टा टी को उसको रखना है, इसको आर नॉट को लाइए, तो आर एफ माइनस आर नॉट, ठीक है। इस टर्म में निकालना है तो इस टर्म में निकाल लीजिए, आर एफ माइनस आर नॉट आ गया समझ में, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड यहाँ पर बचा आपका प्लस अल्फा और आर नॉट डेल्टा टी। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल एंड डेल्टा टी। तो यहाँ पर इसको फाइनल, इसको इनिशियल, इसको इनिशियल, इसको डेल्टा टी, तो आप चाहें तो किसी भी टर्म्स में फाइंड कर लें, ठीक है। बुकों में ज्यादातर ये मिलता है, ऐसे करके नोट करके, तो मैंने बता दिया आपको, बाकी आया ऐसे ही है, आर एफ माइनस आर नॉट इंटू डेल्टा। अब देखिए, इस पर सिंपल सा वैल्यू होता है कि इसमें मोस्टली सब वैल्यू आपको मिलती है, एक वैल्यू आपको मिस होती है, उसको निकालना होता है। तो यानी इस टेम्परेचर इफेक्ट पर अगर क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल होते हैं, मोस्टली वैल्यू आपको गिवन होती है, उसमें से एक वैल्यू मिसिंग होती है, उसी वैल्यू को वो फाइंड करवा लेता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ज्यादा कोई कंसेप्ट इसका कोई है नहीं, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। चाहो तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपसे बोला एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग वायर or element is 100 ohm, ठीक है। what is the temperature
व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट्स या ऑफ द वायर, ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस is formed ohm, ठीक है, 117 ohm at ice टेम्परेचर, बर्फ के टेम्परेचर, एंड अल्फा की जो वैल्यू है मटेरियल कांस्टेंट उन्होंने दे रखा है आपको, वो है आपका मटेरियल कांस्टेंट लिख लीजिए, वो है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री पर कूलम, ठीक है। तो ये आपको गिवन दे दिया उन्होंने, तो अब हमें बस ये सोल्व करना है। तो सिंपल है, इसमें आर इनिशियल कितना है 100 ओम, आर फाइनल 117 ओम, मैंने बताया था केवल सीधी सीधी वैल्यू होती है। अल्फा इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री पर सेल्सियस। तो आपसे पूछा है कि T1 और मतलब T1 की वैल्यू निकालिए। T1 की वैल्यू तो आपको दे रखी है 21 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस आपसे T2 पूछा है। तो आपने अभी जो फॉर्मूला लगाया था उसमें से T2 निकाल सकते हैं आप इजीली। तो क्या फॉर्मूला था आपको पता है, डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1, ठीक है, डिफरेंस होता है। तो सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिए, T2 इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इनटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी आई गया इधर, तो अब अल्फा आ गया और इधर हो गया माइनस प्लस T1, ठीक है। इस टर्म को इधर ले आए T2 माइनस T1, अब इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। आ रहा है समझ में फॉर्मूला? ये फॉर्मूला भी तो बनाया है, ये हमने क्या बनाया था, आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा और ये हो गया टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। तो आप चाहे तो उससे निकाल लीजिए, कोई सिंपल है। तो इसमें एक वैल्यू दी है तो आपको वैल्यू रख लीजिए। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप सीधी सीधी वैल्यू रख लीजिए, कितना हो गया, आर नॉट की वैल्यू है 117 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड प्लस T1 है आपका 27। इसे सोल्व कर लीजिए, ये 17 हो गया, पावर हटाइए 17 और यहाँ 2 पावर रहेंगी, ठीक है, 10 टू द पावर 2 और 2 ऊपर चली जाएंगी, एक 27 एक पावर ऊपर, तो ये बचेगा आपको 1000, ठीक है। सोल्व कर लीजिए आपसे 1000 प्लस 27 तो ये हो जाएगा 127, इतना टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है भाई। आ रहा है ना समझ में? अगर ये सोल्व तो इससे तो कर ही सकते हो आप, 17 इंटू 100 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। इससे कितनी टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, यहाँ 2 बचा और 2 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 कितना हो गया 1000 प्लस 27 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैंने बताया था क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, न्यूमेरिकल में आपको सब वैल्यू गिवन मिलेंगे, बस पुट करना है आपको वैल्यू। चलो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, देखिए वो भी वैल्यू वाला है, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। ए वायर हैज रेजिस्टेंस, ए वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम, ठीक है, एट 21.5 डिग्री सेल्सियस temperature and a resistance, ठीक है, रेजिस्टेंस 2.7 ओम एट
100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपसे पूछा डिटरमाइन द कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट, यानी फाइंड द अल्फा, अल्फा को निकालना है। तो सिंपल है, क्या कर सकते हैं, तो पहले हम अगर R 27.5 इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 27.5, ठीक है 27.5 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड वाला है R 100 इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा, ठीक है कितना, ये हो गया आपका 2.7 ओम, तो 100 आपका आ गया 2, तो ये आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं तो R नोट से R नोट कट गया, 1 प्लस अल्फा 27.5 डिग्री सेल्सियस, और इसको लिख लेते हैं 1 प्लस अल्फा 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए, 100 वाले की वैल्यू कितनी है आपकी 2.7 और उसकी वैल्यू कितनी है 2.1। हम इसे अब इजीली सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो आपकी कैलकुलेशन होकर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सीधे। ठीक है, आप यहाँ से इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं और आंसर चेक कर लेना, ये आएगा 0.0039 डिग्री पर सेल्सियस। ठीक है, इस कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो इस कोई ज़्यादा नीड नहीं है, आप इसीलिए आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये था हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल में कोई टेंशन नहीं, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला मैंने आपको कन्वर्ट करा दिया है और आपका पक्का ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला ही याद रखना है कि R फाइनल इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, दिस इज द फॉर इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बस ये याद रखना है, इसी सब चीज बना लेंगे। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा कंसेप्ट था। अब इसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं आगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इसमें। तो एक कंसेप्ट है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है, जो 2021 में तो बोर्ड सीबीएसई और 12th बोर्ड की बात करोगे तो उन्होंने वो हटा रखा है इस साल के लिए केवल, लेकिन आगे आने वाले एग्जामों में फिर आएगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आएगा ही, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पढ़ा देते हैं। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन के रजिस्टर होते हैं, कार्बन रजिस्टर, ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस वाले होते हैं, ठीक है, और मोस्टली यूज होते हैं आपके सर्किट वगैरह में। ये कार्बन जो रजिस्टर होते हैं बहुत यूज होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जगह जगह बहुत सारे यूज होते हैं। तो कॉम्पैक्ट होते हैं, ये हाई रेजिस्टेंस होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और एक बहुत इस बात के स्मॉल साइज होते हैं। ठीक है, तो यानी एक छोटे से अगर प्लेट छोटा सा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें बहुत सारे कार्बन रजिस्टर लग जाते हैं हमारे, तो स्मॉल साइज होने की वजह से हाई रेजिस्टेंस होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अभी ये छोटे होते हैं तो इन पर जो नंबर्स होते हैं उन्हें पढ़ना तो बहुत ही टिपिकल काम होगा कि भाई कितने रेजिस्टेंस का ये रजिस्टर है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम उस कार्बन रजिस्टर पर कलर स्ट्रिप होती है, अब उन कलर स्ट्रिप को देखकर पहचान लेते हैं कि ये कार्बन रजिस्टर कितने ओम का है, ये कार्बन रजिस्टर कितने ओम का है। तो हमारा वो टॉपिक भी यही है, कार्बन कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। यानी इस पर होता क्या है, देखिए इस पर कुछ इस टाइप के होता है। जैसे सपोज करो ये कार्बन का रजिस्टर हो एक, ये थोड़ा हमने जूम करके बनाया, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इस पर ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, मोस्टली 4 स्ट्रिप होती हैं और किसी किसी में 3 स्ट्रिप्स होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये स्ट्रिप्स हैं, कलर स्ट्रिप्स। ठीक है, कलर स्ट्रिप्स होती हैं ये,
और इन्हीं को आइडेंटिफाई करके हम कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमें कलर की एक टेबल याद करनी होगी, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले तो हम स्टेप्स याद कर लें। तो स्टेप या तो 4 हो सकती है या 3 हो सकती है, याद रखना। मे बी 4 और 3, ठीक है। कुछ कार्बनों पर 4 होती है, किस पर 3 होती है। जो आपकी फर्स्ट 2 स्टेप्स होती हैं, ये वाली 2 स्टेप्स, ठीक है, फर्स्ट 2 ये वाली नंबर बताती हैं, ठीक है। नंबर यानी सिग्निफिकेंट फिगर बताती हैं, ये नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ये डिजिट, ठीक है, नंबर बताती है, केवल नंबर बताएगी ये। तो जो थर्ड वाली है ये मल्टीप्लायर बताती है, ठीक है, ये मल्टीप्लायर यानी इसका मैग्नीट्यूड के टर्म्स बताती है। और जो फोर्थ वाली है ये टोलरेंस बताती है। तो चारों को पहले हमें याद रखना है कि क्या क्या बताती है। जो फर्स्ट वाली है ये दोनों नंबर बताती हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स को। थर्ड वाली मल्टीप्लायर बताती है, फोर्थ वाली टोलरेंस बताती है, ठीक है। तो जिसमें फोर्थ नहीं 3 होती है तो वो टोलरेंस को बता देती है, वो मैक्सिमम टोलरेंस होता है, उसको हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। जो अगर 3 स्टेप्स हैं तो वो मैक्सिमम टोलरेंस होगा, 4 वाली का हम निकाल देंगे, 4 वाली को कलर देखकर। तो पहले तो ये क्लियर हो गया होगा कि होता क्या क्या है। 4 स्टेप्स होती हैं, फर्स्ट और 2 का नंबर, थर्ड वाली मल्टीप्लायर और फोर्थ वाली टोलरेंस, ठीक है। तो अब इसे हमें टेबल से आइडेंटिफाई करना है कि टेबल एक कलर की, ताकि हम पहचान सकें। तो हम टेबल बनाते हैं पहले। ठीक है, तो कलर टेबल बना लेते हैं। पहले कलर आएगा ब्लैक, फिर आएगा ब्राउन, फिर आएगा रेड, फिर आएगा ऑरेंज, फिर आएगा येलो, फिर आएगा ग्रीन, ठीक है, फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। यहां पर नंबर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां मल्टीप्लायर लिख लेते हैं इनके, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर आपको समझते हो, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 and 10 to the power 9। यहां पर लिख लेते हैं टोलरेंस, ठीक है। ये टेबल हमें बस याद रखनी है, तो हम आराम से ये पूरा जो टॉपिक है कलर कोड का हम इजीली से सोल्व कर लेंगे, बस केवल हमारी ये टेबल याद हो। तो टोलरेंस में होता है 5%, 10% एंड 20%। ये होता है गोल्ड, ये होता है सिल्वर और ये होता है नो कलर, ठीक है। मैंने बताया था इसलिए वो होती नहीं, तो बस ये चीज हमें याद रखनी है टेबल। तो पहले अगर आप बात करेंगे टेबल कैसे याद करनी है, तो देखिए टेबल के लिए सेंटेंस एक याद रखें आप, बहुत आसान, आप उससे याद कर लेंगे। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace, ठीक है। तो सेंटेंस को आप याद रखेंगे तो टेबल आप बहुत इजीली बन जाएगी आपकी। बी रॉय यानी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। बियरिंग को कुछ नहीं करना है, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो टेबल आपको बस जरा से बना दोगे, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। चलो जी, हो गया, समझ में आ गया। मैं अब क्वेश्चन तो उसमें बहुत ही
मान लीजिए कुछ नहीं होते, ना के बराबर क्वेश्चन होते हैं, आप तुरंत बता दोगे। जैसे आपको क्या मिलेगा कि कलर, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक कार्बन कलर कोड ऐसे दे देगा, स्ट्रिप्स बना देगा और इन स्ट्रिप्स के कलर लिख देगा, तो आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा। एक क्वेश्चन तो ये होगा इसमें इस टाइप का, भाई इसके इनके कलर दे देगा कि ये रेड है, ये येलो है, ये सपोज करो ब्लू है और ये गोल्ड है, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो आप इजीली देखकर बता दोगे इसे। देखिए रेड के लिए नंबर, देखिए रेड के लिए नंबर है 2, येलो के लिए नंबर है 4। तो पहले बताया था मैंने, पहली 2 स्ट्रिप्स क्या बताती है, नंबर। इसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लायर। ब्लू के लिए मल्टीप्लायर देख लीजिए, ब्लू के लिए मल्टीप्लायर है 10 to the power 6 और गोल्ड टॉलरेंस ये है दैट इज 5%। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है भाई। आपको कलर स्ट्रिप मिलेगी, कलर देखकर आप टेबल में से फटाफट इनकी वैल्यू रख लीजिए और आप बता दीजिए कि ये इतने ओम का रजिस्टर है। क्लियर है? या फिर आपको दूसरा बता देगा कि आपको ये वैल्यू दे देगा, कलर स्ट्रिप पहचान लेगा। तो बस 2 ही कंसेप्ट है, तीसरा तो कंसेप्ट इसमें है ही टाइम पास करने के लिए भाई। या तो आपको कलर स्ट्रिप के कलर देगा, आपसे रेजिस्टेंस पूछेगा, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस देगा और उनकी कलर स्ट्रिप पूछ लेगा। तो बस 2 ही केस है, और तो कोई केस है ही नहीं, ठीक है। जैसा आपको दे दिया कि बताइए 32 into 10 to the power 4 प्लस माइनस 10% का एक कार्बन रजिस्टर है हमारे पास और इनकी कलर बता दीजिए कि इस पर कलर स्ट्रिप कौन सी होंगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 पर चले जाइए, ऑरेंज, यानी जो पहली स्ट्रिप्स होगी वो ऑरेंज की होगी। 2 दूसरी जो स्ट्रिप्स होगी वो रेड की होगी। 10 to the power 4 थर्ड जो स्ट्रिप्स होगी वो येलो होगी एंड फोर्थ स्ट्रिप जो होगी वो सिल्वर की होगी। क्लियर है? बस 2 ही तरह से आएंगे इसमें क्वेश्चन। क्लियर हो गया? या तो रेजिस्टेंस देगा, स्ट्रिप पूछेगा, या फिर स्ट्रिप दे देगा और रेजिस्टेंस पूछ लेगा। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है हमारा, जिससे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया। और मैंने एक बता रहा था कि कभी कभी किसी में 3 ही स्ट्रिप्स हो, तो 3 स्ट्रिप्स हो तो समझ जाइए कि नो कलर। मैंने बताया कि टॉलरेंस उसका मैक्सिमम है 20% होगा, तो उसमें केवल हम 2 नंबर्स और एक मल्टीप्लायर ही लिख देंगे, ठीक है। टॉलरेंस उसका अपने आप ही हम 20% लिख देंगे। अरे सुनो, यदि कोई कलर कार्बन को रजिस्टर आपको दे दिया जाए ऐसे करके 1 स्टेप, 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स, तो आप समझ जाइए कि इसका जो टॉलरेंस है वो कितना है, 20%। क्लियर है? ये कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल। आपको बस कलर कोड याद रखना है। इसका कलर कोड आप बना लेंगे, कलर कोड से टेबल बना लिया। टेबल को मैंने बनाने का तरीका बता दिया। डीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, आप इससे बना लीजिए। और इसमें जो फर्स्ट है ये 2 नंबर्स होते हैं, ये मल्टीप्लायर होता है और ये होता है टॉलरेंस। तो क्लियर है ये कंसेप्ट आपका? ठीक है। तो इस कंसेप्ट के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और आगे इसके बाद जो आएगा वो कुछ और कंसेप्ट आएंगे। स्मॉल करंट डेंसिटी वगैरह है, रेजिस्टेंस है, उनका रिलेशन निकालेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम फिजिक्स को पढ़ते रहिए। मैंने पहले बोला कि फिजिक्स को पढ़ते रहिए, रटना कुछ नहीं है, रटना नहीं है। देखो टेबल को रटना नहीं है, मैं टेबल को रटना नहीं है, केवल बस इस सेंटेंस को याद करना है। सेंटेंस को बनाकर हम तुरंत ही पूरी टेबल को बना लेंगे। तो फिजिक्स को पढ़ते रहिए, फील के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ठीक है, ताकि हम आपके आने वाली वीडियो जल्दी लाते रहें आपके लिए। और आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है या कोई भी एग्जाम आ रहे हैं उनमें आप सक्सेस पाते रहें, यही हमारा एम है। ओके बाय।